हेलो दोस्तों, हम लोग आज क्लास एनसीईआरटी क्लास 10 के साइंस का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। क्या होता है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। ठीक है, पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रियाकलाप 1.1 में आप देखिए क्या हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा किया गया है। पिक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए क्या क्या सावधानी लेना पड़ेगा। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रिगमॉल से रगड़ कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से दूर रखिएगा। चलिए, आपने क्या परीक्षण किया। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, जब भी वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है और मैग्नीशियम के बीच अभिक्रिया होता है उसके बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। अब दूसरी एक क्रियाकलाप है, इसमें दिया हुआ है कि एक परख नली में लेड लेड मतलब सीसा का नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला लीजिए और आपने क्या देखा। ये इस एक 1.2 में ये प्रयोग किस लिए किया गया है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है इस प्रयोग में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करना है। ठीक है, उसके बाद क्रियाकलाप 1.3, इस पिक्चर में देखिए इसमें क्या करना है। इसमें एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए जो पिक्चर में आपको दिख रहा है 1.2 में। ठीक है, और इसमें सावधानी ये बरतना है कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना है। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है। संघकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये सब क्रियाकलाप में देखना है। तो 3 क्रियाकलाप हम लोगों ने देखा, तो हम इस 3 क्रियाकलाप के आधार पर कह सकते हैं कि निम्न में से किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। क्या रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हुआ होगा, रंग में परिवर्तन हुआ होगा, गैस का निकास या उत्सर्जन हुआ होगा, तापमान में परिवर्तन, ये 4 चीजें देखने को मिली होगी। ठीक है, तो यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखेंगे तो पाएंगे हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। और 1.1 रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, क्रियाकलाप 1.1 का विवरण देना है। इसमें क्या है 1.1 आपको दिखाता हूँ मैं। 1.1 जो था ये देख लीजिए पिक्चर। ये जो क्रियाकलाप हुआ था मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करने का जो हुआ था, ये किसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए क्या हुआ है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के द्वारा लिखना सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे, ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये अभिकारक होते हैं।
ये बदलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यानी जो हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ वो हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है, और जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है अभिक्रिया के बाद वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है जिसे अभिकारक कहते हैं, और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर एलएचएस लिखा जाता है। ठीक है, अभिकारकों के बीच सुनिएगा, प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर एलएचएस लिखा जाता है, बाएं साइड लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार उत्पादकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर प्लस चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर आरएचएस में लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, यह प्रक्रिया होने की दिशा को दिखाता है। देखिए पिक्चर में, देखिए प्लस का निशान इधर भी है, तो तीर का निशान देखिए कहाँ गया है, मतलब राइट साइड में, यानी वो उत्पाद की ओर जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और प्लस जो भी कारक के बीच में लगा हुआ है, देख सकते हो, ये एलएचएस, इधर आरएचएस। अब रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका सीखते हैं, क्या होता है रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी अलग विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जो मतलब सूत्र होता है वो Mg होता है, और ऑक्साइड का O2 होता है, और ये दोनों बनते हैं तो MgO बनता है। Mg प्लस O2 जब अभिक्रिया होता है दोनों में तो MgO बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो तीर के निशान के बाईं ओर किधर, Mg प्लस O2 बाईं साइड है, बाईं और दाईं ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। दोनों के आप परमाणु कितने हैं वो गिन लीजिए, उस तुलना करें क्या दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, अगर नहीं है तो असंतुलित है। अगर हम दोनों ओर देखेंगे तो अगर परमाणु दोनों के परमाणु का सेम है तो दोनों संतुलित है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, क्योंकि समीकरण यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित, क्योंकि समीकरण के दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। 1.2 दिखाता हूं मैं किधर हुआ 1.2, ये देख लीजिए, ये ढांचा समीकरण है। अब हम लोग ये पढ़ते हैं 1.1.2 संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। देखिए जब अभिक्रिया का हम लोग कराते हैं तो संतुलित अगर समीकरण नहीं है, क्यों जरूरी है, क्यों इसका महत्व ये जानते हैं। देखिए ये कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम याद होगा जिसका आपने 9वीं क्लास में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी जो भी उत्पाद तत्व हमको मिलते हैं उसका जो द्रव्यमान होता है वो अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, इसको दूसरे शब्द में समझा जाए, रासायनिक अभिक्रिया के पहले या उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, जैसे हम इस समीकरण समझ सकते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन दोनों मिलता है। ठीक है, तो इसको हम फार्मूला द्वारा भी रासायनिक समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। जिंक का फार्मूला होता है Zn, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। ठीक है, और जिंक सल्फेट जो प्राप्त होता है वो प्रोडक्ट उसका ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का होता है H2। तो ये मिले Zn प्लस H2SO4 जो से क्रिया के बाद ZnSO4 प्लस H2 है। तो अब आप तुलना कीजिए कि तीर के निशान के दोनों ओर क्या परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो ये देखिए हमारे सामने है Zn, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या 1 है। देख लीजिए Zn एक ही है ना, 1 है। ठीक है, अब देखिए Zn का जो उत्पाद मिला RHS साइड, राइट साइड में जो प्रोडक्ट मिला उसमें Zn कितना है, इसमें भी Zn एक ही है। फिर आते हैं H इसमें दिया हुआ है अभिकारक में 2 दिया हुआ है, देख लीजिए H इसमें 2 है ना, H2, और साइड देखिए यहाँ भी 2 है। S देखिए S कितना है लेफ्ट साइड में,
एस इसमें एक है, और उत्पाद में भी एक है, देख लीजिए आप, इसमें भी एक है। उसी तरह ओ इसमें दिया हुआ है लेफ्ट साइड में 4 दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है 4, यानी टोटल समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। आप यहाँ समझ सकते हैं कि फिर से Fe यहाँ पे एक है, देख लीजिए फॉर्मूला में, किस में, अभिकारक में, और उत्पाद में 3 है, गलत हो रहा है ना। H यहाँ पे 2 है अभिकारक में, और यहाँ भी 2 ही ठीक है। O यहाँ पे 1 है, वहाँ पे उत्पाद में 4 है, तो ये गड़बड़ हो गया है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग हाँ, अब सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। जो सबसे ज्यादा परमाणु रखता है ना, उसको संतुलित कीजिए, चाहे वो विकारक हो या उत्पाद हो। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। तो इसमें सबसे अधिक परमाणु किसका था, देख लीजिए पिक्चर में, सबसे अधिक परमाणु 4 का, मतलब O का था, ठीक है। उसको हम लोग चुनते हैं, और दाएं इस Pfe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाएं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, जबकि बाएं और एक ही है, ठीक है। ऑक्सीजन के 4 परमाणु है दाईं ओर साइड में देखिए, और लेफ्ट साइड में एक ही है। तो ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा है, तो इसको ही संतुलित करना पड़ेगा ना पहले। तो देखिए प्रारंभ में क्या था कि अभिकारक में 1 था, उत्पाद में 4 है। तो हम इसको संतुलित कैसे करेंगे, इसमें हम संतुलित तब होगा जब इसको हम 4 से गुना करेंगे, ठीक है। इसमें 4 से गुना कर देंगे, इसमें उत्पाद में 4 का, इसमें एक ही रहेगा, ए गुने 4, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें गुना कर देंगे 4 से, यानी परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिकारक में शामिल तत्वों और यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। अगर परमाणु की संख्या अगर बराबर करना है, तो हम जो फॉर्मूला दिए हुए हैं उस फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लिखकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हम लोग कैसे इसको संतुलित करेंगे, देखिए H2O4 नहीं, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2, ये संतुलित समीकरण होगा, क्योंकि इसमें मैंने 4 से गुणांक कर दिए, लेकिन अभी भी संतुलित नहीं है। देखिए इसमें किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए, अभी देखिए कहने का मतलब मैं क्यों क्यों आंशिक कह रहा हूँ, ये पिक्चर में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ कि अब हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाएं ओर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अणु की संख्या को भी 4 कर देते हैं ना। कहने के बाद प्रारंभ में देखिए, ये 4 से गुना से 8 हो गया, ये हम 4 इधर गुना किए थे, इधर 4 नहीं किए थे, तो इधर 8 हो गया ना, और इधर 2 ही रह गया। तो अब कैसे संतुलित होगा, तब अब इधर 4 से फिर हाइड्रोजन में गुना करेंगे, ठीक है। तो अब फॉर्मूला फिर से चेंज हुआ, लेकिन अभी भी आंशिक है, ठीक है, क्योंकि Fe4H2O प्लस Fe3O4 4H2, ठीक है। तो ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। ये आप देख सकते हैं कि पूरे फॉर्मूला में आप देखिए 4H2O, H2 यहाँ 8 है, यहाँ पे यह भी 8 हो चुका है, यहाँ पे O 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन अभी भी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ Fe3 है, यहाँ Fe 1 है, समझ रहे हो। उत्पाद में Fe3 3 है, और अभिकारक में 1 है, यानी यहाँ सिर्फ अब लोहा ही एक तत्व बचा है जिस संतुलित नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि पिक्चर में देखिए, प्रारंभ में Fe 1 था और उत्पाद में 3 था, लेकिन अब संतुलित के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे, और इसमें 3 का 3 रहने ही देंगे। तो इस तरह हमारे पास संतुलित फॉर्मूले आ चुके हैं, वो है 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 4H2। ये हुआ फॉर्मूला तैयार, ये संतुलित हुआ। इस प्रकार हम तैयार करते हैं संतुलित समीकरण। समीकरण 1.9 में दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण असंतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का हम लोग प्रयास करते हैं।
देखिए तो आज हम लोग कितना सीख गए। अब भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे गए संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांचिए। 1.9 किधर गया पिक्चर? पिक्चर में 1.9, 1.3, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, ये देखिए 1.9 के बारे में बात हो रही है कि इसमें क्या देखना है। सावधानी, क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः GL, AQ तथा S से दर्शाया जाता है। समझ रहे हैं? G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ। अभिकारक या उत्पाद जब घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो हम AQ लिखते हैं। ठीक है, तो अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में, यानी जब घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो AQ लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा 3FeS। ठीक है, तो F3Fe S, तो एस मतलब सॉलिड। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि 4H2O G, Fe3O4S और 4H2G। ठीक है, तो ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 देख लीजिए। H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यह दर्शाता है इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया, यानी G का मतलब भाप हुआ। ठीक है, तो H2O के साथ G लगा तो समझिए भाप। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक यह आवश्यक न हो। जब आवश्यक नहीं तो क्यों लगाना? तो कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे से दिखाया जाता है। ठीक है, तो COG+2H2G 340 एटम्स, 4CH3OH1 6CO2AQ प्लस 12H2OL, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरह हम लोग मतलब ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान द्वारा दिखाए जाते हैं कि ताप, सूर्य का ताप पड़ा है इस पे। ठीक है, तो ये सब दिखा रहे हैं हम लोग। इसमें कुछ क्वेश्चन बने हुए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे कैसे है। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। क्रियाकलाप 1.4 देख लीजिए भाई। पहले तो एक सेकेंड, हाँ, क्रियाकलाप 1.3 के पिक्चर देख लीजिए। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण। सवाल आता है कि बुझे हुए चूने का निर्माण कैसे होता है? तो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराओगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो 1.4 अभी देख लीजिए क्रियाकलाप क्या है। इसमें एक बीकर, एक थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना लीजिए, धीरे धीरे जल मिलाइए और बीकर को स्पर्श कीजिए जैसे चित्र 1.3 में दिखाया जा रहा है। इस तरह हाथ से पकड़ना है और क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? ठीक है, तो ये कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। कैल्शियम ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया कराइएगा तो बुझा हुआ चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। CaO यानी बुझा हुआ चूना प्लस H2O1, CaOH2AQ प्लस ऊष्मा बुझा हुआ चूना ये प्राप्त हुआ है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। ठीक है, फिर से आप सुन लीजिए। बुझा हुआ चूना का उपयोग क्या करते हैं? दीवारों की सफेदी करने के लिए, जो दीवार में जो सफेद हुई होता है ना उजला कलर का, वो करने के लिए हम बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से, ज्यादा तेज गति से नहीं, अभिक्रिया करके, ठीक है, दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाते हैं। सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवार पर चमक आ जाती है। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 भी होता है। CaOH2 AQ plus CO2G एंड CaCO3S एंड प्लस H2O1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब अभिक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम प्राप्त, और कैल्शियम और कार्बोनेट प्राप्त, यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कोयले का दहन क्या होता है? CsNO2G एंड CO2G। H2 तथा O2 से जल का निर्माण होता है। कैसे होता है? 2H2 प्लस O2 एंड इसमें G का मतलब भाप होता है। ठीक है, तो 2H2O प्राप्त होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तो यौगिक संयोग करके एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अन्य उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। तो इसमें क्या है? CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। ये आप जान सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। तो C6H12O6AQ प्लस 6O2AQ जो अभिक्रिया हो दोनों के बीच में होता है, तो उससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। चलिए, ये सब आप पिक्चर देख लीजिए। 1.4 पिक्चर में आप देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रकृति को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि क्या है। इसमें क्या अभिघटन अभिक्रिया के बारे में, यानी अवघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है हमको। ये पिक्चर में देख लीजिए आप। इसमें लिखा हुआ है कि क्रियाकलाप 1.5 में कि एक शुष्क क्वथन नली में 2G फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्पीड लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसे 1.4 में दिखाया गया है। जैसे गर्म कर रहा है ना, हाँ। तो अब गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। जो गर्म करते हैं ना, तो रंग देखिए इसका। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? तो सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाषणिक गंध को आप महसूस कर सकते हैं। 2FeSO4s जो ऊष्मा प्राप्त हो रही, फेरस सल्फेट से ऊष्मा प्राप्त हो रही, Fe2O3s एंड SO2G प्लस SO3G, यानी फेरस सल्फेट से क्या बना? फेरिक ऑक्साइड। आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 SO3 गैस है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना यानी अवघटित होना एक प्रमुख अवघटन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या
बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में एक सीमेंट का निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा किए गए वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। CaCO3 से बन रहा है CaO प्लस CO2, यानी चूना पत्थर से क्या बना, ऊष्मा मिलने पे, चूना पत्थर ऊष्मा मिलने पे बुझा हुआ चूना बना। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है, ठीक है। 1.6 पिक्चर में दिया गया है। 1.6 पिक्चर में आपका दिया गया है, तो 1.6 पिक्चर में आप देख सकते हैं। क्रियाकलाप 1.6, एक क्वथन नली में 2G लेड नाइट्रेट का चून लीजिए। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसे 1.5 में दिखाया गया है। आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसे नोट कीजिए, ठीक है। ये पिक्चर देखिए किस तरह ये गर्म किया जा रहा है। इसको क्वथन चिमटा से इसका जो क्वथन नली है इसको पकड़ के ज्वाला के ऊपर रखकर गर्म किया जा रहा है। देखिए क्या परिवर्तन होता है। इसमें दिया गया है कि लेड नाइट्रेट का तापन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है इससे, ठीक है। आप देखेंगे भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। कैसे अभिक्रिया होती है, 2PbNO3 2s से जो ताप से 2PbO, उसके बाद 4NO2 GnO2G, यानी लेड नाइट्रेट से क्या क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है और डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। ये सब अभिक्रिया हो रही है। क्रियाकलाप 1.7 देख लीजिए, इसमें क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जल का विद्युत अपघटन हो रहा है, ठीक है। ये क्रियाकलाप 1.7 है। अब 1.8 आप देख लीजिए, इसमें क्या है। इस 1.8 में दे रहा है कि चाइना डिश में 2G सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है, इस चाइना चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, जैसा कि 1.7 पिक्चर में दिख रहा है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो प्रकाश को पश्चिमी में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर क्लोरीन वियोजन के कारण ऐसा होता है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, ठीक है। जैसे 2AgCl एंड सूर्य के प्रकाश 2AgCl2G, यानी सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। ये फॉर्मूले दिए गए हैं। ऊपर दिए गए अभिक्रिया का उपयोग श्याम स्वेद फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिकारकों में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसा होता है। ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको आप देख के कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम लोग 1.8 में देखिए, प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना किया जा रहा है, ठीक है। प्रयोग से पहले लोहे की कील और लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना किया जा रहा है। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला मलिन क्यों हो गया। इस क्रियाकलाप में अभिक्रिया हुआ है, जो आप देख सकते हो। कॉपर सल्फेट, इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके हटा दिया। इस अपक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी लोहा ने दूसरे एक तत्व ने दूसरे तत्व को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिंक तथा लीड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। ये कॉपर को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं। यानी जिंक जो होता है, जिंक और लेड जो होता है कॉपर की अपेक्षा, यानी जो जिंक और लेड होता है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है। कॉपर को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं। अब आते हैं द्रव्य स्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है, ये कह रहा है क्रियाकलाप 1.10 दिया हुआ है कि एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। दोनों विलयनों को
मिला लीजिए और आपने क्या देखा? आप देखेंगे श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले दिए गए हैं, इसमें देख लीजिए आप। इसमें सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? Ba2 प्लस SO4 2 माइनस की अभिक्रिया से BaSO4 का अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है इसे द्रव्य स्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें जिसमें आपने लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों का मिश्रित किया था। अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक के नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है? सवाल आता है। मैंने आपको क्या बोला था कि एक वैसी अभिक्रिया जिसमें विकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन जो इधर से उधर एक्सचेंज होते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जहां भी ऐसा होगा, आयन का आदान प्रदान होगा, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अब आते उपचयन एवं अपचयन क्या होता है? तो इसमें आप देखिए क्या होता है। इसमें दिया हुआ है कि पिक्चर आप देख लीजिए, चित्र 1.10 में क्या दिया? कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हुआ है। ठीक है, और क्रियाकलाप 1.11 में क्या है कि चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा? तो कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। जो फॉर्मूले दिए गए आप देख लीजिए, 2CO प्लस O2 का ताप देने पे 2COO बना है। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित किया जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि। तो यदि अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास आएगा तो उपचयन, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि तो उपचयन और ऑक्सीजन का ह्रास तो अपचयन हुआ। ठीक है, ये हुआ। अभिक्रिया में 1.29 में एक कॉपर 2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए उपचयित हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इस अभिक्रिया को उपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ उदाहरण है: ZnO प्लस CN Zn प्लस CO और MnO2 प्लस 4HCl एंड MnCl2 2H2O एंड Cl2। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनता है। 1.31 देख लीजिए, और उसी तरह 1.32 पिक्चर में देख लीजिए, अपचयित हुआ है। इस ऊपर दिए गए जितने उदाहरण हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अब पदार्थ का उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो अब आते हैं कि क्रियाकलाप 1.4 पर ध्यान दीजिए कि जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है, श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया से मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन, ये सवाल आ रहा है। तो क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा है? तो देखिए क्या पढ़ा है इसमें, संक्षारण पढ़ना है। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, कुछ समय पश्चात उन पे लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी पर चढ़ना ही संक्षारण के उदाहरण। सुन लीजिए फिर से, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरा परत, चांदी के ऊपर काली और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना ही संक्षारण का उदाहरण। संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब यह संक्षारित होता है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। अब पढ़ना है
विकृत गंधिता, ये क्या होता है? वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती तब इसका स्वाद और गंध कैसा होता है? उपचयित होने पे तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है, उनके स्वाद का गंध बदल जाते हैं। प्राय तैलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पे उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। आपको मैंने बताया था ना कि ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो उपचयन और ऑक्सीजन कम होगा तो अपचयन। तो आपने देख लिया। अब आपने क्या सीखा इस चैप्टर में देख लीजिए। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना तो उसमें ये जरूर आना चाहिए कि एक आपने क्या सीखा। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनके भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक उत्पाद दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसमें छवि अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है विस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु समूह के समूह अणु आयन का आपस में आदान प्रदान को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से अम्लीय लवण प्राप्त होता है। अच्छा, जो घुलने वाला लवण नहीं होता। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास होता है। ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन का ह्रास है हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप ठीक से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसको बनाइए, आपके एग्जाम में सहायता करेगा। आप देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आज आपको एक अध्याय खत्म कर लिया है। तो साथियों, आप मेरी मेहनत को देख रहे हो तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ठीक है।